अब इस वीडियो में हम लॉज ऑफ इंडाइसेस के बेसिस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, मतलब ए रेस टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू सी अगर है तो इसकी वैल्यू हो जाती है ए रेस टू बी प्लस सी एंड सो ऑन। इनको बोलते हैं इंडाइसेस के लॉ। इसका इस्तेमाल करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दी है, देखिए ऐसे ऑपरेशंस में हमको नंबर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि उनकी पावर यानी एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। तो वो देखते हैं अपने हिसाब से। जरा देखो, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है। अब सिंपल एडिशन जब है तो आप सिंपल एडिशन सिंपल तरीके से कर सकते हो, जैसे कि 6 प्लस 8, ये तो सिंपल है, 8 14 हो जाएगा। 60 प्लस 8, ये भी सिंपल है, ये 60 प्लस 8 को ऐसे लिखते हो आप, ये 68 होता है। 684.62 प्लस 8.24 ऐसे है। तो इनका एडिशन आप कैसे करते हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, राइट। 684.62, इसको ऐसे नहीं लिखना। मतलब ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। डेसिमल के नीचे डेसिमल यानी इस तरीके से लिखो 8.246। अब यहाँ कुछ नहीं हो तो भी चलेगा, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 0 होता है। अब इनका एडिशन करो, 6 6 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 1 आ गया तो 9 6। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू, ये एडिशन इस तरीके से होता है। लेकिन जब आपके पास पावर में हो, मतलब इस तरीके से 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² प्लस 82.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², ये भी आसानी है। इसको क्या है, यहाँ हम 10⁻² को कॉमन निकालेंगे और इसको लिखेंगे हम एक के नीचे एक, 6.24 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 82 आराम से देखो, और ये 9, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 होता है। और इसका एडिशन 41.98 और ये कॉमन जो निकाला है वो इंटू 10⁻²। तो ये है आपका आंसर। ये भी ठीक है, चलो। लेकिन जब आपके पास इस तरीके से होता है, इस तरीके से मान लो एडिशन है, मान लो यहाँ पे 10⁻² है, तो ये पावर जो है एक्सपोनेंट की वो सेम नहीं है, इसको सेम करना पड़ता है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लॉ नहीं लगाना 8.42 प्लस 4826.5 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ नो नो नो, इसकी एडिशन नहीं होती, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे लिखना होता है कि पावर को सबसे पहले सेम करो एक्सपोनेंट को और फिर कॉमन निकालो। तो हम क्या करते, दोनों के पावर को 10⁻³ लिखते। तो ये तो है 8.42 इंटू 10⁻³। अब इसके पावर को 3 करना है, यानी हमको इसके अंदर 5 को ऐड करना पड़ेगा, राइट। 5 को ऐड करना है, यानी इस पॉइंट को हमको 5 प्लेसेस लेफ्ट ले जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है। तो ये आपका हो जाएगा 0.048265 इंटू 10⁻³ अब ये दोनों पावर सेम है, अब इनको कॉमन निकालो। 8.42 प्लस 0.048265 इंटू 10⁻³। तो ये जो भी आएगा आपका आंसर, एक के नीचे एक लिखो आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी इधर 0 इधर 0, 48265, इधर कुछ नहीं मतलब 0 होते हैं सब।
तो आपका आंसर आएगा 5628648 इंटू 10⁻³ जो कि ये कॉमन निकाला। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी ऐड कर अप्लाई करो। अब इसका एडिशन करना है तो सिंपल सी बात है, ये 10⁻² है तो इसको भी 10⁻² बनाओ। इसको 10⁻² बनाना है मतलब क्या कि इससे 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 5 को सब्ट्रैक्ट करना यानी इस पॉइंट को 5 प्लेसेस राइट को शिफ्ट करो। ये आगे कुछ नहीं मतलब 0 होते हैं, राइट। तो कितने 1 2 3 4 5 यहां पे आएगा आपका। एक मिनट, तो ये आगे कुछ नहीं मतलब 0 होते हैं, कितने भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -5 करना यानी इसको 5 प्लेसेस आ गया, यानी 1 2 3 4 5 यानी यहां से यहां शिफ्ट करोगे आप। तो 328.692 इंटू 10⁻² माइनस ये कितना हो गया, ये 0 नहीं लिखे तो भी चलता है, डायरेक्टली 5600.0 पीछे एक 0 था पता है ना, इस 0 का कोई मतलब नहीं, इंटू 10⁻² हो गया। इंडाइसिस पावर एक्सपोनेंट को सेम कर रहे हैं हम। अब 10⁻² को कॉमन निकालो और सब्ट्रैक्शन करो, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो कोई बात नहीं, बड़े नंबर से छोटा नंबर निकालना होता है। तो 5600.0000 पॉइंट के नीचे पॉइंट 823 आगे है 692 ये माइनस। अब अपने हिसाब से निकालो आप। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², दिस इज योर फाइनल आंसर। और माइनस कौन है, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी ये संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा आपका आंसर। इस तरीके से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है एक्सपोनेंट को इक्वल करके। अब आगे एक छोटा सा कंसेप्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये देखो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस। जब आप इंटीग्रल नंबर काउंट करते हो, होल नंबर, जैसे कि नंबर ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस, चेयर्स, उसकी वैल्यू एक्यूरेटली नोन होती है क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर है। मतलब एप्पल 5 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, लेकिन 8.2 ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए इनमें एक्यूरेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूरेसी इज एग्जैक्टली नोन देयर, बट कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, मेजरमेंट्स में पॉइंट होता है 8.246, मतलब किसी लाइन या फिर किसी रॉड की लेंथ मेजर करनी है तो इसकी लेंथ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हम। इसकी किसी की 5.6 आती है तो किसी की 5.7 आ सकती है। तो वहां पर एक्यूरेसी का कंसेप्ट आता है। एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। वन, एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, जो मेजरिंग डिवाइस है। और दूसरा, स्किल ऑफ द ऑपरेटर। और कोई पागल के हाथ में आप कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट दो, वो एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो जो मेजर कर रहा है उसके स्किल पर भी डिपेंड करती है एक्यूरेसी। अब प्रिसिशन और एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क है। क्या है ये, थ्योरेटिकल नहीं, डायरेक्टली हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक मेजरमेंट है, राइट। कौन सा मेजरमेंट है, किसी रॉड की लेंथ है या फिर किसी चीज का वेट मेजर किया है। 2-3 स्टूडेंट ने, 3 स्टूडेंट है आपके पास यहाँ पर, स्टूडेंट ए बी सी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ए बी सी डी 4 स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है और उन्होंने 4 रीडिंग्स लिए। मतलब हम जब भी साइंटिफिक डेटा को मेजर करते तो एक रीडिंग नहीं लेते, 4-4 5-5 रीडिंग लेते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं, जिससे कि अगर किसी एक रीडिंग लेते हो गलती हो गई तो दूसरे में एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये ने किसी चीज की मास इस तरीके से मेजर किया है और उसका एवरेज ये आया। बी की 4 रीडिंग ऐसी है, उसका एवरेज ये है, इसका ये है, इसका ये है।
अब इन चारों ने एक ही ऑब्जेक्ट को मेजर किया है और मान लो उसकी एक्चुअल वैल्यू 4.00 ग्राम है उसका वेट। तो अब देखो, ये स्टूडेंट ए है, उसकी सभी वैल्यू एक दूसरे के पास है और उनका एवरेज रियल वैल्यू के भी पास है। जब आपका एवरेज रियल वैल्यू के पास होता है, मतलब इसके रियल वेट के पास, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूरेट। और जब उसने ली हुई रीडिंग्स एक दूसरे के पास होती है तो उसे बोलते हैं प्रिसाइज। दोनों में से थोड़ा फर्क है। तो इसकी रीडिंग एक दूसरे के करीब भी है और एक्यूरेट भी है। तो ये स्टूडेंट ए इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। जबकि स्टूडेंट बी का देखोगे तो एक्यूरेसी पुअर बोला है बट प्रिसिशन राइट है। मतलब उसकी जो वैल्यू आई है वो रियल वैल्यू से बहुत दूर है, यानी वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसकी रीडिंग्स एक दूसरे के पास है। मतलब उसने जो रीडिंग ली है उसमें प्रिसाइसनेस है, राइट। भले ही वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब एक दूसरे के करीब है। अब सी का देखो, उसकी रीडिंग एक दूसरे के करीब है, सॉरी उसकी रीडिंग्स एक दूसरे के दूर है। देखिए कैसे, 3.7 से लेकर 4.3 तक, यानी प्रिसाइज नहीं है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आई है वो रियल वैल्यू को मैच कर रहे, यानी उसके एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट में एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसाइसनेस नहीं है। और फाइनली अगर डी को देखो तो उसकी वैल्यूज एक दूसरे के करीब भी नहीं है। देखिए, एक है 3.6, दूसरी है 4.8, यानी प्रिसाइज तो है ही नहीं। और उसका जो एवरेज आया वो भी इससे दूर है, यानी एक्यूरेसी भी कम है, राइट। और यहां पे एक याद रखना है, गुड प्रिसिशन का मतलब गुड एक्यूरेसी नहीं होता, राइट। प्रिसिशन मतलब आप जो रीडिंग ले रहे हो वो एक दूसरे के करीब है, और एक्यूरेसी मतलब जो आपका एवरेज आ रहा है वो रियल रीडिंग के करीब है। अब यहां पर चारों स्टूडेंट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, उनकी रीडिंग को। देखिए, स्टूडेंट ए, उसकी एवरेज वैल्यू यानी ये, और उसकी अदर रीडिंग्स एक दूसरे के करीब है और एवरेज 4 के करीब है, इसलिए वो दोनों है बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब इसकी ये जो एग्जाम है ये एवरेज नहीं है, ये क्या है, रियल वैल्यू है, राइट। और इसकी स्टूडेंट बी की एवरेज वैल्यू इधर आ रही है, यहां पर है आपका रियल वैल्यू। तो उसकी एक दूसरे के करीब है रीडिंग, रीडिंग एक दूसरे के करीब है, लेकिन एवरेज रियल से दूर है। तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट सी, स्टूडेंट सी उसकी रीडिंग एक दूसरे के दूर है लेकिन उसका एवरेज रियल के पास है, इसलिए वो एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। जबकि स्टूडेंट डी, उसका एवरेज तो दूर भटक गया रियल से, इसलिए एक्यूरेट तो नहीं है, और रीडिंग भी एक दूसरे के दूर है, तो वो प्रिसाइज भी नहीं है। इसके बाद ये टॉपिक जो कि फिजिक्स में और डिटेल में आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ नहीं होता। मान लो अगर आप किसी चीज की मेजरमेंट कर रहे हो, राइट। मान लो कि ये लाइन है और इसकी लेंथ मेजर करनी है, वो आप इस स्केल से कर रहे हो। इस स्केल के ऊपर रीडिंग्स मार्किंग्स है, मान लो यहाँ पर 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 और ये 4, और इसके अंदर भी रहते हैं ये। और मान लो आपने इससे मेजर किया और इसकी लेंथ आई, देखिए कुछ यहाँ पर आ रही है ना, तो इसकी लेंथ इस ए बी लाइन की, यानी ए बी सेगमेंट की लेंथ आ गई आपकी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कुछ 3.1। तो इसमें जो लास्ट वाला डिजिट रहता है ना, ये होता है अनसर्टन और ये होता है सर्टन। मतलब 3 तो फिक्स है, लेकिन ये जो 0.1 है इसकी गारंटी नहीं ले सकते, ये 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी, इतना एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। तो ये है आपका सर्टन और ये लास्ट वाला होता है अनसर्टन, और वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। अब मान लो
आपके पास ऐसी स्केल होती जिसके ऊपर देखो, ठीक से आराम से देखो, इसकी आपको लेंथ मेजर करनी है इस चीज की, राइट। और आपके पास स्केल कुछ इस तरीके से है, और इस स्केल के ऊपर कैसा है, ये 1, मतलब यहां 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, और इसके अंदर ऐसे सेगमेंट है, राइट। और इनके अंदर भी सेगमेंट है, मतलब इसको भी डिवाइड किया है, मतलब इतनी एक्यूरेट स्केल है। तो देखो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ कैसे बताओगे। सबसे पहले तो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 और ये 2, इसके बीच का ये भी तो 1 2 3 ऐसा कुछ है, ऐसा 1 2 3 10 तक है मान लो। और फिर इसके अंदर जो है छोटे छोटे, इनको भी 1 2 3 4 ऐसा करते हो, मतलब वो भी इस छोटे डिवीजन को भी 10 में डिवाइड किया है। तो आपकी ये लेंथ कुछ ऐसे यहां यहां पर आ रही है रफली। हाँ, तो आप इस ए बी की लेंथ कैसे लिखोगे, ए बी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, आराम से देखो, सबसे पहले मेन है आपका, सॉरी ये है आपका मेन 1, उसके बाद पॉइंट, दूसरा है आपका डिवीजन ये 1.1, और उसके अंदर ये 3 पर आ रहा है तो 1.13 सेंटीमीटर ऐसा लिखोगे। तो इसमें ये जो लास्ट डिजिट रहता है ना वो अनसर्टन रहता है, अनसर्टन, निश्चित नहीं है वो, और बाकी के डिजिट सर्टन रहते। तो कोई ज्यादा सियाना है तो ये ऐसे भी लिख सकता है ए बी के लेंथ को 1.13, और थोड़ी आगे पीछे दिख रही है तो ऐसा, मतलब ये तो सुविधा आपके स्केल में है ही नहीं, तो इसको तो लिखना ही नहीं है। तो ये दो सर्टन नंबर, ये अनसर्टन नंबर, सर्टन, ऑल सर्टन नंबर्स और एक अनसर्टन नंबर को मिला के जो बनता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बारे में ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, सिर्फ अभी इसके आगे याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स है, राइट। तो क्या कहा है देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टन, मतलब सभी सर्टन लो और एक अनसर्टन ले लो। तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना ज्यादा हमारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इतना मतलब नहीं है, आप बस इन रूल्स को अभी रटना है। नाउ रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको क्या क्वेश्चन आता है, कोई भी एक नंबर देते हो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओ, ऐसे बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें देखिए ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो है तो दोनों सिग्निफिकेंट है। हाँ, और इसमें नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होते ही है, और नॉन जीरो के अंदर जितने भी जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होते, तो वही तो बोला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये नॉन जीरो है और ये जीरो बिटवीन नॉन जीरो है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट है, यहां पे तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कोई नंबर है तो ये फर्स्ट नॉन जीरो है, मतलब ये फर्स्ट नॉन जीरो, तो इसके लेफ्ट के सभी इनसिग्निफिकेंट रहते हैं। इसको मैथमेटिकली मत देखो, मैथमेटिक्स में ये दोनों तो इंपॉर्टेंट रहते हैं ना सर, नो नो टेंशन मत लो, ये अलग है, यहाँ पे अलग रहता है। यहाँ पे यहाँ पे क्या रहता है, नॉन जीरो के आगे सभी जीरो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब 0 0 0 8 2 3, तो ये नॉन जीरो के आगे के जीरो, मतलब टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, ये सभी इनसिग्निफिकेंट है। ये नॉन जीरो है पहला, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले इनसिग्निफिकेंट है।
पहला नॉन जीरो, उसके लेफ्ट वाले इनसिग्निफिकेंट, लेकिन ये बिटवीन नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है। उसके बाद नंबर एंड्स विद जीरो एंड द जीरोज आर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो ये जीरो डेसिमल पॉइंट की बात का है। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है मैथ्स में, इसको तो हम कोई मतलब नहीं, नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल अलग है। तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट। अगर यहां पे पॉइंट दिया तो फिर ये सिग्निफिकेंट है, समझ रहे हो। यहां नीचे देखो ये सिग्निफिकेंट है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्यों वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो है, 5, ये फर्स्ट नॉन जीरो है, और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले सभी इनसिग्निफिकेंट रहते हैं, और ये आगे वाले सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और नॉन जीरो के आगे होने चाहिए। देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे है और नॉन जीरो के भी आगे है। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट है लेकिन नॉन जीरो के पहले है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये है। वैसे ही यहां पर देखो ये सिग्निफिकेंट है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि यहां डेसिमल पॉइंट नहीं है। उसके बाद एग्जैक्ट नंबर्स जो रहते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स रहती है। मतलब जैसे कि 4 चेयर्स, किसी रूम में 4 चेयर है तो आप उसको 4 चेयर भी लिख सकते हो, 4.0 भी लिख सकते हो, 4.000 भी लिखोगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर लेंथ ऑफ लाइन है और आपने उस स्केल से मेजर किए तो वो आप सिर्फ 4.13 लिख सकते हो, जो भी मतलब 1.13 जो भी था उसको आप अपने मन से फिर आगे 1.342 ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि आपको आगे का कुछ पता ही नहीं है ना। लेकिन चेयर का पता ही है, एग्जैक्ट पता है कि 4 ही चेयर है, उसके आगे कुछ नहीं है, उसका कोई आधा आधा पोर्शन नहीं है, 4.1 है या 4.12 चेयर है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मान लो किसी नंबर को इस तरीके से लिखा गया, मतलब डेसिमल प्लेस नहीं है, किसी का वेट है 20,600 ग्राम। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है ये एम्बिग्यूअस है, मतलब पता नहीं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी नहीं है। हाँ यहां अगर लगाया तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये तो सिग्निफिकेंट है, बिटवीन टू नॉन जीरो है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं क्योंकि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, मान लो वेट मेजर करने वाला है इंस्ट्रूमेंट, और यहां पे नंबर है 206 ग्राम, इसके स्केल पर यहां पर है ये है मान लो 205, ये है आपका 206 ग्राम, और यहां पर है 207 ग्राम। तो इस और आपका जो वेट का काटा है यहां पर आ गया, मान लो ऐसा आप इसके ऊपर खड़े हो गए और वेट का जो निडल रहते वो यहां पर आ गए, तो आप इसका वेट 205 ग्राम ही लिख सकते हो अपने मन से। पॉइंट, अरे ये तो इन दोनों के बीच में लग रहा है तो मैं क्या करता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं और ये 4, नो, ये आपके इंस्ट्रूमेंट में सुविधा ही नहीं है, तो आप उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। और मान लो ऊपर वाली केस में लेता हूं मैं, ये निडल मान लो
ऐसे निडल रहती है ना, ये यहां से यहां तक कहीं भी जा सकती है वेट मेजर करने के लिए। मान लो निडल आपकी एग्जैक्टली यहां पर आ गई ऐसे, तो आप उस चीज का वेट 206 ग्राम लिख सकते हैं ओनली। अपने मन से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अरे ये तो मुझे बीच में दिख रहा है तो ये कुछ ऐसा लिख लेता हूं। नो नो नो, ये गलत, क्योंकि ये सुविधा आपके इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। या फिर निडल मान लो यहां पे आ गई, यहां पर, तो आप इसको 2.206 ही लिख सकते हो। आगे पॉइंट कितना है पता नहीं आपको, ये ऐसा मन से नहीं लिख सकते आप। तो इस इंस्ट्रूमेंट में आप 206 ग्राम ही लिख सकते हो। और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसके अंदर ऐसी सुविधा है, इसके अंदर भी सब डिवीजन है, मतलब 1 2 3, हाँ, तब आप क्या लिख सकते हो, 206.0 ग्राम ऐसा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाली सुविधा है, अगले डेसिमल की सुविधा है आपके पास। ये मतलब इंस्ट्रूमेंट में कहां तक सुविधा है उतना ही डेसिमल के आगे जा सकते हो। और मान लो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, इसके भी अंदर डिविजन्स है, तो इस वेट को आप 206.00 ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि दो आगे डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस तक की सुविधा है उस इंस्ट्रूमेंट में। मतलब इंस्ट्रूमेंट कैसा है उसके बेसिस पर आपको लिखना चाहिए। तो ये 20600 ग्राम, इसमें सुविधा कहां तक है ये पता ही नहीं, तो आपका इंस्ट्रूमेंट किस प्लेसेस तक एक्यूरेट है ये अगर आपको एग्जैक्टली बताना है तो आपको ऐसा ना लिख के, क्योंकि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है पता नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ ये वाली सुविधा थी, ये नहीं नहीं, डायरेक्ट ये नंबर था और उसके बाद ये था, अंदर कुछ भी नहीं था, तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए। मतलब इससे पता चलता है कि आपके पास वही तक सुविधा है। मतलब इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 3, इसके आगे का कुछ पता नहीं। और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके अंदर ये भी कैलिब्रेशन है, तो आपको इसे इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए, जिससे कि समझेगा कि ये इसमें चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और अगर उसके अंदर भी ऐसा है तो आप इसी मेजरमेंट को इस तरीके से लिखो, तो इसमें समझ में आता है कि ये आगे का 0 क्यों लगाया, जानबूझ के लगाया, क्योंकि वो बताना चाहता है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में वहां तक एक्यूरेट रीडिंग आ सकती है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है आपका, वो आपको इस तरीके के रीडिंग की सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए क्या करता है, मदद करता है। मान लो आपने किसी चीज की वेट कर लिया, किसी चीज का वेट कर लिया जो कि आपका 206, अरे ये थोड़ा सा गलत हो गया, 206 या फिर 20.6 किलोग्राम आ गया, और आपने उसको रिपोर्ट करते वक्त ऐसा लिखा, ग्राम, तो ये पता नहीं चल रहा कि ये आपके इंस्ट्रूमेंट में सुविधा है या ये अपने मन से आपने इसको 0 लगा दिए। लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में यहां तक की सुविधा है तो साइंटिफिक नोटेशन में आप जानबूझ के कैसा लिखोगे इसको, 2.06 और आगे 00 इंटू 10⁴। मतलब साइंटिफिक नोटेशन इज अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर्स, और उससे आपको समझ जाता है कि कहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसी नंबर को डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसका वेट मेजर किया है, आपके इंस्ट्रूमेंट में कितनी एक्यूरेसी है, किस लेवल तक कैलिब्रेशन है, आप इसी वेट को ऐसा लिख सकते हो, ऐसा या फिर ऐसा। इससे एग्जैक्टली पता चलता है आगे वाले को, पढ़ने वाले को, कि इसका इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। सो दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट, या फिर इसके अंदर उतनी सुविधा नहीं है, ये समझ जाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं समझता। तो यहां अगर ऐसे आपको फिगर दी गई और इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ बोले, तो आप नहीं बता सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी, 5 भी, लेकिन उसको
निकालने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है. सो दैट इज द यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या होता है? कुछ नहीं है, बस रूल आप याद कर लो, इसका लॉजिक पता करने की उतनी जरूरत नहीं है. राइट, याद करो. मान लो आपको इन तीनों नंबर्स का एडिशन करना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखा जाता, डेसिमल प्लेसेस को देखा जाता है. याद रखना है, डेसिमल पॉइंट या फिर डेसिमल प्लेसेस. तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट 2 है, मतलब ये है ना डेसिमल के आगे, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है. तो आपका आंसर, पहले तो आप नॉर्मली मैथमेटिक्स से क्या करो, एडिशन करो, ये आता है. लेकिन फाइनल आंसर आपका लिखते समय आपको क्या करना चाहिए, इन तीनों में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, तो इसके पास है. तो आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल प्लेसेस 1 ही आना चाहिए, यानी ये दोनों को निकालना होगा. करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस एडिशन विल बी दिस. पहले आप आंसर निकालो, फिर इसको राउंड ऑफ करो अप टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली. अब राउंड ऑफ करते हो तो आपको सिंपल सी बात है, क्या करना होता है, 5 से ऊपर है ये नंबर तो उसको सिंपली ड्रॉप करो. अगर ये ऐसा होता 39.27, तो इसको ड्रॉप करते वक्त हमने क्या किया होता, इसको 1 से बढ़ाया होता. लेकिन फाइनल आंसर में आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, डेसिमल प्लेस 1 ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम डेसिमल प्लेस 1 है. अब मान लो आपको इसका एडिशन करना है, 3.24 प्लस 82.893 इसका. तो सिंपल सी बात है, आप पहले एडिशन कर लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 3, मान लो थोड़ा सा मैं जानबूझ के क्या करता हूं, यहां पे 8 लेता हूं, तो कितना आएगा आपका 7, 1 बचा, 11 हो गया. अब इसके पास डेसिमल प्लेसेस, हाँ याद रखो, सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल प्लेसेस 2 है, इसके पास 3 है, तो कम किस में है, इसमें है. तो फाइनल आंसर में भी लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए. तो कितने, 2 होने चाहिए. मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको 8 बनाता हूं, मतलब राउंड ऑफ को भी, तो यहाँ पे 8 आएगा. तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कम से कम 2 है, तो हम 2 तक ही इसको सीमित रखेंगे, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. तो इसको ड्रॉप करते वक्त हम क्या, फाइनल आंसर कैसा रिपोर्ट करेंगे हम, 86.18. क्यों, क्योंकि इस 7 को मैंने बढ़ा दिया. क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करते वक्त इसको बढ़ाना पड़ेगा. राइट. अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या करना है हमको, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आंसर को रिपोर्ट करते वक्त हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है. तो मान लो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, यहाँ 3 है, इनका आंसर आ रहा है ये, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो इसको हमें, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो लिस्ट कहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है, एडिशन डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस देखने. तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी ये, इसको ड्रॉप करो. अब ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ड्रॉप करते वक्त ये 9.7 बन जाएगा. अब कभी कभी इसको राउंड ऑफ करते हैं, करते भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनको निकाल दो. अब यहाँ पे आंसर दिया इन्होंने इतना, मतलब राउंड ऑफ नहीं किया, इसको बढ़ाया नहीं है, लेकिन बढ़ाना चाहिए. अब उसी तरीके से इसका और इसका डिवीजन ले लो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसमें 4 है, और आंसर तो इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन कम किस में है, इसमें है, तो आंसर में भी कम, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी इतना ही आंसर होगा. इसको गोली मारो, तो फाइनल आंसर विल बी 15.2.
राउंडिंग ऑफ, ये हमने बहुत बार किया, ये राउंडिंग ऑफ बचपन से करते आ रहे हैं। सिंपल सा रूल क्या है इसका, इसको राउंड ऑफ करना है मतलब इसको ड्रॉप करना है। ये अगर 5 से बड़ा है तो इसको 1 से बढ़ा दो, और अगर ये 5 से छोटा है तो इसको कुछ मत करो। लेकिन थोड़ा अभी डिटेल में जाते हैं। पहला लॉ कह दिया है, देखो हमको जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, मान लो इसको आपको राउंड ऑफ करना है, यानी इसको ड्रॉप करना है, लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना है, ये लास्ट डिजिट है। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो उसके लेफ्ट वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, यानी ये 7 का हो जाएगा 8। देखो उसके बाद इसको आपको राउंड ऑफ करना है, जिसको ड्रॉप करना है, यानी ये है 4 ड्रॉप करने वाला जो कि 5 से छोटा है, तो इसको ड्रॉप करते हो तो कोई टेंशन लेना नहीं है, सिंपली ड्रॉप कर दो, आपका फाइनल आंसर ऐसा आएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, जब आपको लास्ट वाला डिजिट अगर आपका 5 होता है तो मतलब ये और ये इन दोनों पर फोकस करो। लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है, 5 से छोटा है तो बढ़ाना नहीं है, 5 से बड़ा है तो 1 से बढ़ाना है, लेकिन 5 है तो क्या, सिंपल बात है। अगर लास्ट वाला डिजिट आपका 5 है तो उसके लेफ्ट वाला अगर ऑड है तो उसको बढ़ाओ, मतलब 7.8, ये वाला अगर ऑड है तो उसको बढ़ाओ, लेकिन इसके लेफ्ट वाला अगर इवन है तो उसको मत बढ़ाओ, वैसा ही रहने दो, ठीक है। अभी तक हमने जो सीखा है उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन ले लेता हूं मैं, जो कि करने की जरूरत नहीं, बचकाना हरकत है ये। ई वाला ये है आपका डिवीजन, राइट। तो डिवीजन में क्या करना है, देखिए इसको मैंने ऐसे लिखा, राइट, ये डिवीजन है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखो फिर इन दोनों को डिवाइड करो आराम से, और यहाँ पे इंडाइसेस का लॉ लगाओ, तो ये ऊपर जाके प्लस होगा यानी माइनस होगा, यानी कैसा 7 माइनस -4, तो ये तो प्लस ही हो गया ना फिर फाइनली, ये माइनस माइनस। तो उसके बाद ये भी उसी की तरह है। एडिशन का देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है, पावर को सेम करो। देखो इसको पहले लिखा मैंने, और मैंने क्या किया, जरा देखो मैंने किया क्या, इसका पावर मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दिया, और ये पावर, ओ सॉरी ऐसा नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से किया है मैंने। ये देखो ये यहाँ पे क्या किया, 10⁻² को कॉमन निकाला ये, और इस 10⁻³ को मतलब इन दोनों में से 10⁻² कॉमन निकाला, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बचा, 7.65 प्लस 2.72, और इसमें 10⁻1 बचता है, ये देखो यहाँ। फिर ये 10⁻1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 27, या फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या करो, मैंने जो कि बोला था, इसके पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 27, और इस फिर ये क्या बन जाता है, 10⁻² बन जाता है। फिर ये 10⁻² कॉमन निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे, और ये है 7.65, और ये हो गया 2.72 से 27.2, तो ये फाइनल आंसर, इनका एडिशन करने के बाद ये आता है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, देखो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन, तो चलो अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे फटाफट। पाई, बेसिकली पाई की वैल्यू एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं है, 22/7 इसका अप्रोक्सीमेशन है, तो इसको सॉल्व करते जाओ, कितना भी नंबर आएगा, ये देखो कहीं तक भी, तो डेसिमल प्लेसेस कितनी भी आएगी, इसलिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट है। इन दोनों का समेशन हमने देखा है, इस तरीके से किया जाता है ये, और 0.3254 जो भी है, इसका जो भी समेशन आएगा, लेकिन फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेस एक ही होना चाहिए, तो ये 16.7, इसके आगे का कुछ नहीं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें कम है वो लेना चाहिए, इसका प्रोडक्ट आता है ये, और सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किस में है, 12 में, मतलब 2, तो इसको हमको 89 ऐसा ही लिखना होगा, तो इसके अंदर इसके प्रोडक्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएंगी। इसके अंदर लेफ्ट वाली तो काम की नहीं है, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर ये
चारों के चारों है, क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो के बीच में। वैसे यहाँ पर नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो, इसलिए दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, यानी टोटल 4 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पर बता नहीं सकते भाई कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके बाद कुछ काम के यूनिट कन्वर्जन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। ये वाले देखो, मतलब आगे चल के लग सकते हैं। वैसे जैसे जैसे आप 11th और 12th पढ़ोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर जस्ट एज अ कलेक्शन दे रहा हूं मैं, राइट।